हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लास्ट लेक्चर। पहले दो लेक्चर में हम लगभग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ दो तीन टाइप के एग्जाम्पल और रह गए जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस, वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें कहता है कि इन जो आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, एक ये इक्वेशन है, एक ये, इनके सॉल्यूशन कितने हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी पेयर के कितने सॉल्यूशन है ये डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर। आपको रेशियो निकालना होता है क्या, A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2। ये रेशियो निकलने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि इनके कितने सॉल्यूशन है। तो हम दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये क्या है 2x प्लस में 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। देखो ये इक्वल टू 16 है, मैं इस 16 को इधर ले आया, मेरे को इक्वल टू में क्या चाहिए 0। दोनों इक्वेशन के इक्वल टू में 0 बना दिया करो, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, रेशियो निकालो 1/2, y वाला कितना आएगा 2/4 यानी कि 1/2, और कांस्टेंट टर्म का रेशियो ऊपर कितनी -8, नीचे कितनी -16, तो ये भी कितना आ गया आपका 1/2। तो तीनों रेशियो देखो क्या हो गए इक्वल, और जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके इनफाइनेटली मैनी। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि राइट हैंड साइड में आपकी 0 होनी चाहिए दोनों इक्वेशन के अंदर, तब आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। दो इक्वेशन आपको दे रखी है, एक y इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू -7। इसके कितने सॉल्यूशन है आप ये बताओ मेरे को। बस आप इतनी बात आराम से सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि y 0 के भी इक्वल है और y 7 के भी इक्वल है या -7 के भी इक्वल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो y 0 होगा या -7 होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन होगा। कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ प्रूफ करके ग्राफिकली। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं y इक्वल टू 0, ये चीज़ें आप नोट कर लो। y इक्वल टू 0 अगर इस लाइन का हम ग्राफ बनाएं तो वो क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। अगर आपको कोई कहे कि x इक्वल टू 0 इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ क्या होगा आपका y एक्सिस होगा। और y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7 आप खुद बताओ, y -7 कहाँ पे होता है। ये -1 है, मान लो -2, -3, -4, -5, -6 और -7। y -7 अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होती हुई कोई भी लाइन, ये वाली लाइन, ये ग्राफ होएगा किसका, y इक्वल टू -7। यानी कि इस लाइन के ऊपर हर जगह y की वैल्यू क्या है, -7 है। ठीक है, चाहे यहाँ पे निकालो चाहे यहाँ पे निकालो, ये यानी कि y इक्वल टू -7 का जो ग्राफ होगा ना, वो पैरेलल होगा किसके, पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मान लो आपको कोई कहते हैं कि x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बताओ, तो ये होगा आपका पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है x 1 2 3, तो ये होगा आपका x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, यानी कि y एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है लाइन। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मेरे को बता दो कि एक लाइन तो हमारी है y इक्वल टू -7, ये रही, एक y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, मैंने बताया आपको x एक्सिस होता है। तो बताओ क्या ये दोनों लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रही है क्या, ये दोनों लाइन तो कहोगे आप पैरेलल है। तो लाइन जब पैरेलल होती है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। लेकिन ये तो मैंने आपको ग्राफिकली प्रूव करके दिखाया है। आप ऐसा समझा करो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि y 0 और अपना y -7 दोनों हो जाए। ठीक है, आपसे पेपर में ऐसे पूछ ले x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x इज इक्वल टू 5, इसके सॉल्यूशन बताओ, तो आप बोलते हैं ना नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x की वैल्यू 0 भी हो जाए और x की वैल्यू 5 भी हो जाए। तो इन इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं होते, मैंने आपको सब डिटेल के अंदर बता दिया ये। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है आपको बताना है कितने सॉल्यूशन है, वही हम रेशियो निकाल लेते हैं। आप इक्वेशन लिख लो और रेशियो निकाल लो। राइट हैंड साइड में आपको 0 रखना है, बस आप ये मेरी बात बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, -20 कर दो, ये +20 है ना, इधर आके -20 होंगे और इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका 0। अब आप रेशियो निकालो, 3 कॉलम बना लो। पहले में देखो 1/3 होगा रेशियो, दूसरे में कितना होगा -2/4 यानी कि -1/2। आप मेरे को बताओ, जब पहले दोनों रेशियो ही अनइक्वल आ गए, ये तो क्या है आपका अनइक्वल है ना, नॉट इक्वल है, फिर आगे करने की तो जरूरत ही नहीं है आपको। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1, क्योंकि A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के, इसका सॉल्यूशन क्या होता है बताओ, यूनिक सॉल्यूशन।
और यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन। ये सारी बातें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑन ए ग्राफ पेपर विल हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। देखो, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब लाइंस क्या होती है आपकी, कोइंसिडेंट होती है। ये मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। इफ़ टू लाइंस एल एंड एम आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होएगी तब उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन मीनिंग सबका वही है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर लाइन कोइंसिडेंट होगी तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, या फिर सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे तो लाइन्स क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। दोनों का एक ही मतलब है। अब ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि सिस्टम जो होता है, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप इसको क्या कह लो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह लो, या इसको आप कह लो पेयर ऑफ इक्वेशंस, एक ही बात है। आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशंस, हिंदी में इसको बोलते हैं समीकरणों का युग्म, या रैखिक लीनियर इक्वेशंस का समीकरणों का युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म ये है। तो इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहो चाहे आप पेयर ऑफ इक्वेशन कहो। देखो मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस में 2y इक्वल टू 10 और 2x प्लस में 4y इक्वल टू मान लो 9, मैंने ये लिख दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सिस्टम, ये पूरा क्या कहलाता है, बताओ मेरे को। सिस्टम कहलाता है, या तो सिस्टम कह लो या इसको क्या कह लो, पेयर कह लो। इन दोनों का मतलब एक ही है। इन दोनों इक्वेशन का जो ग्रुप है वो सिस्टम कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, पेयर। अब ये सिस्टम है ना, दो तरह का होता है। इस सिस्टम को हम या तो बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। या इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। हिंदी में बता देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं संगत और इसको बोलते हैं असंगत। जो मेन वर्डिंग है ना वो मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रिपीट कर दूंगा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ, फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ओरली दे दोगे। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि जब सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और जब कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तब हम क्या बोलेंगे उसको, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब आप मेरे को बता दो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, यानी कि एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एक सॉल्यूशन को तो क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन होंगे ना तो फिर वो ऐसा नहीं है कि दो होंगे तीन होंगे, फिर तो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। फिर क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि अगर सॉल्यूशन एक से ज़्यादा है तो फिर वो रुकने वाले नहीं है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और या तो नो सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर लाइनें कैसी होती है आप मेरे को बता दो बस, इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है आपकी, इंटरसेक्टिंग। और इनफाइनाइट में लाइन क्या होती है आपकी, कोइंसिडेंट होती है। समझ गए आप इतनी बात। तो ये क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। अब आप ये बताओ, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तब हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। यानी कि सॉल्यूशन जरूर होगा, चाहे वो एक हो चाहे फिर इनफाइनाइट हो, यानी कि चाहे लाइंस इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो, सिस्टम बताओ क्या बन जाएगा आपका, कंसिस्टेंट बन जाएगा। क्या, मैंने आपको डायग्राम से सारी चीज़ें बता दी, सिस्टम क्या बन जाएगा आपका, कंसिस्टेंट बन जाएगा। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कब, जब लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। मैं कहता हूँ चाहे इंटरसेक्टिंग हो चाहे कोइंसिडेंट हो। इंटरसेक्टिंग में तो क्या होता है बताओ, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और कोइंसिडेंट में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन तो है ना, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तो उसमें सिस्टम क्या होता है आपका, कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होता है। तो अगर हर एक चीज़ की नॉलेज, हर एक वर्ड की आपको प्रॉपर नॉलेज होएगी ना, तो पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा नहीं। तो मैंने आपको कंसिस्टेंट के बारे में पूरी डिटेल बता दी कि सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब बोलते हैं और कब इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सॉल्यूशन ना हो, और सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब आपका होता है, कब नहीं होता, ये मैंने आपको सारी बता दी। इनकंसिस्टेंट का मतलब लाइंस आपकी क्या होगी बताओ, पैरेलल होगी, पैरेलल लाइंस। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यानी आपको 4 पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस के, इनमें से कौन सा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यही होता है। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस। ये क्या होता है आपका, पैरेलल लाइंस। अच्छा, नो सॉल्यूशन मेरे को बता दो होता कब है, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल ना हो किसके, c1/c2 के, तब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब आप चेक कर लो आप खुद ही कि इनमें कौन सा पेयर ऐसे हैं जिसमें पहले 2 रेशो तो इक्वल है और तीसरे के इक्वल नहीं है। ये देखो, पहला पेयर तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें तो पहले 2 रेशो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। दूसरा पेयर देख लो आप, इसमें पहले 2 पेयर अब रेशो इक्वल आएंगे क्योंकि सेम है, 3x - y 3x - y। और नेक्स्ट देख लो, ये कितना है -8 और ये कितना है 24, तो इक्वल कहाँ से हो गए, नहीं है, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है आपका, नो सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट उसी को बोलते हैं जिस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना हो। तो मैंने देख के ही बता दिया कि ये पहले 2 रेशो आपके इक्वल आएंगे देखो, और तीसरा रेशो -8/24 यानी -1/3 वो इक्वल कभी भी नहीं आएगा। तो आपका सॉल्यूशन का सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें देख लो, ये बहुत अच्छे 3-4 अब लगातार मैं क्वेश्चन कराऊंगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेशन आपकी वही यूज होनी है पैरेलल लाइन की या कोइंसिडेंट लाइन की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, कहता है के की वैल्यू बताओ, टू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ये दोनों इक्वेशन मिलके कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। आप मेरे को बता दो कोइंसिडेंट लाइन कब बनाती है, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और इक्वल हो c1/c2, तभी तो होता है कोइंसिडेंट। अच्छा, अब a1/a2 बता दो ऊपर से कितना है, x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6, y का कोफिशिएंट -1 और y का कोफिशिएंट -k। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, माइनस प्लस की गलती मत करना, ठीक है। इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी गड़बड़ी है एक, यहाँ इक्वल टू 0 है, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं है, तो इस -16 को इधर लेके आओ +16 और इक्वल टू क्या करो 0। तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 8/16। अब आप क्या करो, देखो इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/2, माइनस से माइनस कट गया 1/k, और ये भी कितना आ गया आपका 1/2। तो आपको तो k निकालना है, चाहे इससे कंपैरिजन कर लो और चाहे इससे कर लो, बात तो एक ही है ना। तो 1/2 = 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k कितना आ जाएगा आपका 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे अब मैं 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगा जिसमें ये डेफिनेशन का हम यूज करके और कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, k की या p की या q की, ऐसे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। आप मेरे को बता दो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल हो किसके, b1/b2 के। तो यानी कि जो भी आपका आंसर होगा ना, आपका नॉट इक्वल टू वाला होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नॉट इक्वल टू का साइन है, तो आप बिना देखे टिक कर देना पेपर में, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ही ये होती है, इक्वल वाली होती नहीं कोई कंडीशन। तो आप रख दो इसमें वैल्यू kx प्लस में 2y = 5, और यहाँ पे कितना है आपका 3x प्लस में y = 1। अपने को कांस्टेंट टर्म से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने को तो पहले 2 रेशो चाहिए। तो यानी कि k/3 दिस इज नॉट इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, k नॉट इक्वल टू 6। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसका मतलब k इज़ नॉट इक्वल टू 6 अपना क्या हो जाएगा, आंसर होएगा। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आएगा और आपसे k की वैल्यू पूछी जाएगी, तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नॉट इक्वल टू है, तो आप बिना सोल्व किए उसी ऑप्शन को टिक कर देना, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है बताओ, पैरेलल है, और फिर आपको k की वैल्यू बतानी है। पैरेलल है तो आप बताओ, तो पैरेलल है तो रेशियो क्या होता है आपका, पहले दोनों रेशियो इक्वल और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं होता, यही तो पैरेलल की कंडीशन होती है। आप लाइनें लिख लो, लाइनें लिखने में बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। मैं ये कहता हूँ इधर आप राइट हैंड साइड में 0 बना दिया करो, ये +2 है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा -2 ये, और ये कितना होगा आपका 3x यानी कि 2x प्लस 5y प्लस 1 = 0। आप रेशियो को इक्वेट कर दो, देखो क्या होता है a1/a2 यानी 3/2, ये इक्वल होना चाहिए किसके बताओ, y का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 2 के, नीचे कितना है 5। तो बस अपने को तो k निकालना है, तो इस तीसरे का तो मैं यूज ही नहीं करूँगा, k निकल जाएगा मेरा। देख लो k कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया आपका 4k = 15, तो k कितना आएगा आपका 15/4।
पहले दो रेशियो से ही आपका के जो है वो कितना आ जाएगा 15/4, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब ये देख लो, ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है सारे के सारे। इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन बिलो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। वही आपसे क्या पूछ लिया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, a1/a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है। देखो a1/a2 यानी कि 4/2 ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, p/2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप ये मान लिया करो कि इक्वल का साइन ही है। जैसे हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, 2p इज इक्वल टू 8 करते हैं ना, यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू आ जाएगा। p नॉट इक्वल टू 8/2 यानी कि p नॉट इक्वल टू 4। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा चाहे मर्जी कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा अगर p की वैल्यू 4 नहीं है। और यही आपसे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था जब भी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये नॉट इक्वल टू वाला हमेशा आंसर आएगा, ठीक है। अब ये देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपसे क्या कहा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यूज का मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है, तीनों के तीनों रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस रख दो वैल्यू। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना k, नीचे x का कोफिशिएंट कितना 12, आपको कोफिशिएंट रखने होते हैं, ठीक है। ऊपर y का कोफिशिएंट कितना 3, नीचे y का कोफिशिएंट कितना k। यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म देखो, माइनस का साइन कभी भी इग्नोर मत करना, -k-3, और नीचे कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है बता दो, -k। ये माइनस से माइनस बेशक काट देना आप। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई देखो, k/12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू k-3/k, ये आ गई आपकी, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दो इक्वेशन को इक्वेट करो। k² कितना आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 36, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, +-6, क्योंकि जब स्क्वायर हटाएंगे तो आंसर किसका आता है, +- का। अच्छा, इन दो इक्वेशन को इक्वेट करूँ, इन दोनों को इक्वेट करो आप जरा, k-3/k, k से k कट जाएगा, 3 किसके इक्वल आ गया बताओ, k-3। ये -3 को इधर लाके क्या कर दो, +3 कर दो, तो k कितना आ गया बताओ मेरे को, 6। देखो इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो k की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। यहाँ से k की वैल्यू क्या आई, +-6। तो सॉल्यूशन पता है अपना क्या होगा, k की वैल्यू जो इन दोनों के अंदर हो, इन दोनों के अंदर k क्या है आपका 6। k 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू है k की, एक तो 6 और एक -6। लेकिन -6 यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ से तो सिर्फ k कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, k = 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप ये मान लो, सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बच्चों को लगते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन हमें सिर्फ डेफिनेशन पे रहना है, कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप बता दो मेरे को, इनफाइनाइट की फिर वही कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है इनफाइनाइट की, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल होता है c1/c2। रखो वैल्यू, x का कोफिशिएंट ऊपर कितना बताओ 2, नीचे कितना a-b, y का कोफिशिएंट ऊपर कितना 3, नीचे कितना a+b, फिर कॉन्स्टेंट टर्म ऊपर कितनी 7 और नीचे कितनी आपकी 3a प्लस में b-2। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब की बार मैंने राइट हैंड साइड में 0 क्यों नहीं बनाई, यानी कि इसको +7 को -7 क्यों नहीं किया। देखो, या तो दोनों के दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में हो और या फिर लेफ्ट में, यहाँ ऑलरेडी राइट में है ना ये भी और ये भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि उससे साइन की मिस्टेक होने की गलती हो जाती है फिर बच्चों से। अब इसको क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ कितनी आएगी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2a प्लस में 2b, और इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3a माइनस में 3b। या आप ऐसा कर लो 3a माइनस के 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b, एक ही बात है। a और b को एक तरफ कर लो, क्या आ गया बताओ 3a, ये प्लस के 2a इधर आके क्या होंगे माइनस के 2a हो जाएंगे और -3b और माइनस के 2b इक्वल टू 0। ये कितना आ गया आपका a - 5b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई हमारी क्या a और b में। दूसरी इक्वेशन आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 से 9a प्लस 3b माइनस 6, इसकी 7 से करो
7a प्लस में 7b, एक तरफ कर लो, ये 7 इधर आके माइनस होएगा, 2 बच जाएगा, ये 7 माइनस होएगा तो -4b और -6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके मैं काट रहा हूँ, ये आ गया a माइनस 2b इक्वल टू 3। दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लो। a माइनस 5b इक्वल टू क्या 0 और a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या है 3। बताओ दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें आपस में, क्योंकि a और a के साइन क्या सेम है। आप माइनस करोगे तो कट गया प्लस के 2 माइनस के 5 यानी कि माइनस के 3b और 0 में से 3 गया -3, माइनस से माइनस कट गया, b कितना आ गया 1, b 1 आ गया। आप क्या कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, a माइनस 5 इंटू बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। आपको a और b निकालना था, a कितना आ गया आपका, आंसर क्या लिखोगे लास्ट में, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन कैलकुलेशन जिस बच्चे की होएगी वही इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएगा। अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हो, हमेशा लीनियर इक्वेशन आपको सोल्व ही नहीं करनी आती, फिर इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो स्किप कर देना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए बस आप कंडीशन बता दो क्या होती है, a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 और नॉट इक्वल होता है c1 बाई c2, ये कंडीशन होती है। अब आप रख दो इस कंडीशन के अंदर वैल्यू। देखो x का कोफिशिएंट ऊपर कितना 3, नीचे कितना 2k माइनस 1, ये इक्वल होना चाहिए किसके, y का कोफिशिएंट ऊपर कितना 1, नीचे कितना k माइनस 1, और इक्वल नहीं होना चाहिए 1/2k प्लस 1 के। आप क्या करो, पहली दोनों इक्वेशन को बस इक्वेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। इस 2k को इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, ये -1 तो है ही, ये -3 उधर आगे क्या होएगा +3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को 2, k की वैल्यू 2 आ गई, और k की वैल्यू ही आपसे क्या है क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, k इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देखने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर हम इसमें x की जगह a लिख दें और y की जगह b लिख दें तो ये ट्रू होगी। तो आप लिखो x की जगह a लिखो, यहाँ पे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, ये इक्वल टू 0 है, x की जगह a लिखो और y की जगह क्या लिखो b -4 इक्वल टू 0, या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस b इक्वल टू 4। यहाँ पे भी ऐसे ही करो, x की जगह क्या लिखो a और y की जगह क्या लिखो b इक्वल टू कितना 2। अभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक इक्वेशन में a प्लस बी हो, एक में a माइनस बी, और a निकालना हो तो कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड। अगर b निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। तो आपका a कितना आ गया 3 और b कितना आ गया 1, और यही आपसे पूछा गया था कि a और b की वैल्यू कितनी है 3,1। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप x की जगह यहाँ पे a पुट कर सकते हो और y की जगह b, दोनों इक्वेशन के अंदर। तो वहाँ से आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी किसमें, a और b में, और वही इस क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। 2 नंबर का रेशियो आपको दे रखा है। इफ़ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों में से अगर हम 7 को माइनस कर दें तो ये रेशियो 2:3 हो जाएगा। नंबर फाइंड करने हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 नंबर का रेशियो है, एक को मैं मान लेता हूँ 3x, एक को क्या मान लेता हूँ 4x, मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये लो कर दिया। अब रेशियो क्या बन गया इनका 2/3, मतलब इनका रेशियो कितना बन गया 2:3। अब यहाँ से आप क्या निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो बस। देखो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 की इससे करो 9x माइनस 21, और 2 की मल्टीप्लाई इससे करो 8x माइनस के 14, x आ जाएगा इधर और माइनस के 14 और प्लस के 21 यानी कि 7। x की वैल्यू 7 आ गई, तो आप मेरे को बताओ यहाँ से 3 7 जा 21 और 4 7 जा 28। तो नंबर कौन कौन से हो गए आपके 21 और 28, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही बेसिक तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के हैं और बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर फटाफट कैसे निकालोगे।
ये कहता है लैंडिंग लाइब्रेरी है, यानी कि जैसे पब्लिक लाइब्रेरी होती है वो बुक्स को किराए पे देती है, तो हर एक लाइब्रेरी का ये रूल होता है कि भी मान लो आपको 3 दिन या 4 दिन के लिए तो कहेगा लाइब्रेरियन कि आप चाहे 1 दिन रखो चाहे 4 दिन रखो, बुक्स का 10 रुपये चार्ज ही लगेगा। लेकिन 4 दिन से अगर डिले कर दिया ना आपने तो हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मान लो 10 रुपये। तो ये कहता है एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसका फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डे, मतलब 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, मतलब चाहे आप 1 दिन रखो, 1 घंटा रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन, फिक्स चार्ज ही लगेगा, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एडिशनल चार्ज लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर, इसके बाद अगर आप 1 दिन भी बुक रखोगे तो हर डे का चार्ज क्या लगेगा आपका एक्स्ट्रा। अब क्या कहा इसने, सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए, उसने बुक रखी कितने 7 दिन, और सुशी ने 21 रुपये पे किए, उसने बुक रखी 5 दिन। तो बताओ लाइब्रेरी का जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे है जो वो कितना है। मैं ये कहता हूँ देखो, सरिता ने 7 दिन बुक रखी थी, 7 दिन का हिसाब हम कैसे कैसे लगाएं। आप कहोगे जी इन 7 दिनों में से 3 दिन तो जो थे ना फिक्स थे, यानी कि जो 7 दिन है वो 3 दिन और 4 दिन में बांट दो इसको, ठीक है। इसके लिए पैसे कितने दिए इसने, 27 रुपये दिए, और सुशी ने क्या दिया 21 रुपये, लेकिन 5 दिनों के लिए। 5 दिनों को 3 दिन में और 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं 3 दिन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन तो दोनों में इंक्लूड है, 3 दिन का खर्चा तो फिक्स था। जो इसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ये 6 रुपये, ये इन 2 एक्स्ट्रा दिनों के लिए दिए हैं। तो मैं देखो ओरली आपको निकालना सिखाता हूँ। देखो इसने सरिता ने 6 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, 6 रुपये एक्स्ट्रा। ये क्यों दिए इसने, क्योंकि बुक इसने तो 2 दिन रखी थी एक्स्ट्रा और इसने 4 दिन रखी, यानी कि फॉर 2 एक्स्ट्रा डेज, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन इसने बुक रखी ना, उसके लिए इसको 6 रुपये देने पड़े। तो आप मेरे को ये बता दो, 2 दिन के लिए 6, यानी कि 2 डेज के लिए अगर इसको 6 रुपये देने पड़े तो 1 डे के लिए इसको 3 रुपये देने पड़ते होंगे, यानी कि पर एक्स्ट्रा डे के पैसे कितने हैं 3 रुपये। तो चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे तो कितना आ गया आपका 3 रुपीज़ आंसर आ गया, ठीक है। एक तो आ गया। एक पूछा आपसे फिक्स्ड चार्ज क्या है, आप मेरे को ये बता दो, चाहे इसकी हेल्प ले लो चाहे इसकी हेल्प ले लो, मैं इसी की हेल्प ले लेता हूँ। 3 डेज प्लस 4 डेज अगर आप बुक रखते हो तो 27 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ये तो फिक्स है। 4 एक्स्ट्रा डे है, हर एक एक्स्ट्रा डे के पैसे कितने लगते हैं आप मेरे को बता दो, 3 रुपये। तो 4 दिन के 12 रुपये लगेंगे, तो यानी कि ये 12 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 15 रुपये। कहने का मतलब जो ये फिक्स्ड चार्ज है ना लाइब्रेरी के, ये कितने हैं आपके 15 रुपये। लाइब्रेरियन कहता है चाहे आप अभी बुक इशू करवा के 1 घंटे बाद वापस कर देना, आपके 15 रुपये तो लगेंगे, ठीक है। ये काम कितने दिन तक चलेगा, 3 दिन तक, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी बुक को जो है ना जमा करवाओगे लाइब्रेरी में तो आपके 15 रुपये ही लगेंगे। लेकिन 3 के बाद हर एक्स्ट्रा डे के लिए आपको 3 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ऐसा ही बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन ये है। जैसे मान लो आपके शहर में टैक्सी चलती है, टैक्सी वाला कहता है भी 1 किलोमीटर के 5 रुपये लूँगा, लेकिन मान लो कई बच्चों को गाड़ी में बैठने का शौक है तो वो सोचेगा यार 5 रुपये में क्या जाता है, तू गाड़ी में बैठ 1 किलोमीटर घूम 5 रुपये दे के वापस आ जा। लेकिन टैक्सी वाला कहेगा नहीं, 1 किलोमीटर अगर घूमेगा ना तो मैं 5 रुपये में नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि इतना तो मेरा पेट्रोल ही लग जाएगा इससे ज़्यादा। तो कहता है मेरी गाड़ी के अंदर बैठने का कुछ चार्ज तो जो है ना वो फिक्स है, चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, यानी कि मान लो 50 रुपये तो मेरी गाड़ी में बैठने के लगे ही लगेंगे। इसके बाद तुम जितना किलोमीटर जाओगे उतने किलोमीटर के हिसाब से तुम्हारे को पैसे पे करने पड़ेंगे। वही लाइब्रेरी वाला काम है। कैसे हुआ देखो, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और जितनी आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके हिसाब से आपके चार्ज लगेंगे। कहता है एक पर्सन ने 10 किलोमीटर कवर किया, उसके लिए उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं, और एक ने 15 किलोमीटर कवर किया उसके लिए उसको 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसमें बताओ फिक्स्ड चार्ज कितना है एंड द चार्जेस पर किलोमीटर कितना है, यानी कि फिक्स्ड चार्ज और चार्जेस पर किलोमीटर। तो मैं ये कहता हूँ फिक्स्ड चार्ज भी शामिल है इस किराए में, और क्या शामिल है आपका चार्जेस पर किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितने पैसे पे करने पड़ते हैं। फिक्स्ड चार्ज तो है ही है, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज को मैं एफ बोल देता हूँ। पर किलोमीटर चार्ज मिला के 10 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया तो आपको 105 रुपये देने पड़ते हैं। फिक्स्ड चार्ज आपको देना ही देना पड़ता। 15 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको 155 रुपये देने पड़ते हैं। अब आप मेरे को बस ये बता दो कि यहाँ पे पर किलोमीटर का चार्ज आप निकाल सकते हो क्या। मैं कहता हूँ पहले आप 10 किलोमीटर जाते हो
अब 15 जाते हो, यानी कि 5 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा गए। 5 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा जाते हो तो पैसे कितने एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आपको? 50, क्योंकि 155 में से 105 घटाओगे, यानी कि आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि 5 किलोमीटर का खर्चा आपका कितना है बता दो? 50 रुपये है, तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना होगा? 10 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पर किलोमीटर के जो हमारे चार्ज है ना, वो 10 रुपये हैं, इसमें फिक्स शामिल नहीं है, पर किलोमीटर के। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो फिक्स कैसे निकालोगे? मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर लूँ क्या? फिक्स्ड चार्ज प्लस में 10 किलोमीटर जाते हो, हर किलोमीटर के अगर आपके 10 रुपये लगते हैं तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे? 100 ही तो लगेंगे। तो बताओ यहाँ से फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? 105 में से 100 कटा दो, यानी कि 5 रुपये। यानी कि गाड़ी में बैठने के नाम के 5 रुपये तो आपके लगने ही लगने हैं, और उसके बाद आप हर किलोमीटर जाओगे तो आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर बता दिए। फिक्स्ड चार्ज कितने हैं बता दो? इसमें 5 रुपये हैं, और पर किलोमीटर के चार्ज कितने हैं? 10 रुपये पर किलोमीटर है। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है, एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर जाता है ना, उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो बताओ टोटल चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए। देखो उसको फिक्स्ड तो पे करना ही करना पड़ेगा, है ना, प्लस में 25 किलोमीटर का पे करना पड़ेगा। फिक्स्ड कितना बता दो मेरे को आप? 5 रुपये। 25 किलोमीटर का हर एक किलोमीटर के लिए 10 पे करना पड़ता है, तो 25 किलोमीटर के लिए 250 पे करने पड़ेंगे, और 5 फिक्स है, तो यानी कि उसको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता है तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, और हमने आसान मेथड से इसको कर लिया। अब ये देखो, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये सारे मैंने लास्ट के 3-4 जो क्वेश्चन लिए ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए आपके एनसीईआरटी से, ताकि कुछ सब्जेक्टिव की भी आपको नॉलेज हो जाए, और ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप जल्दी इनका आंसर निकाल पाओ। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000, यानी कि मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपये निकलवाने हैं। उसने कैशियर से रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे को है ना या तो 50 रुपये के नोट दे दो या 100 रुपये के नोट दे दो, बस। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल कितने नोट्स मिले बताओ? 25 नोट उसको मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो बताओ उसको 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। बेसिक मेथड पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि आपका ज़्यादा चांसेस के सब्जेक्टिव के लिए है। मैं कहता हूँ मान लो इसको 50 रुपये के जो नोट मिले ना, वो तो एक्स नोट मिले इसको, और जो 100 रुपये के नोट मिले, ये कितने नोट मिले इसको? वाई नोट मिले इसको। तो आप बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या बनाए? टोटल नोट्स कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कितने मिले? 25 नोट्स। तो यानी कि ये एक्स और वाई को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितने आने चाहिए? 25। एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आएगी रुपी से। टोटल इसको कितने पैसे मिले हैं? 2000। आप मेरे को ये बता दो 50 रुपये का अगर हम एक नोट लेते हैं तो उसमें मनी कितनी होती है? 50 रुपये ही होती है। 50 × 1। 50 रुपये के अगर हम 2 नोट लेते हैं तो उसमें मनी कितनी होगी? 100, यानी 50 × 2। अगर 50 रुपये के हमने एक्स नोट लिए तो मनी कितनी होगी? 50 × x। ऐसे ही 100 रुपये के वाई नोट ले तो 100y, और ये पैसा कुल मिला के कितना है आपका? 2000। मैं ये कह रहा हूँ इसमें से 50 आप कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे डिवाइड करो x, 100 को 50 से डिवाइड करोगे 2y इक्वल टू 2000। इस 50 को नीचे ले जाओ तो x प्लस में 2y कितना आ गया आपका? 2000 डिवाइड बाई 50, यानी कि 40 आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ क्या? सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मेथड तो भी बताऊँगा मैं आपको। अब बताओ पहली और दूसरी इक्वेशन को तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, तो करो। x प्लस में 2y कितना है आपका? 40, और x प्लस y कितना है? 25। दोनों को माइनस करने, x से x कट गया, 2y में से y गया y, और ये कितना आ गया आपका? 15। y 15 आ गया, और x प्लस y 25 है, तो x कितना आएगा? 10। तो यानी कि 50 रुपये के आपको 10 नोट मिले और 100 रुपये के आपको 15 नोट मिले। तो देखो तभी तो टोटल अमाउंट आपकी होएगी। टोटल अमाउंट कितनी होगी बताओ? आप वेरीफाई कर लो भाई। 100 रुपये के आपको 15 नोट मिले हैं तो कितनी अमाउंट होगी? 100 × 15। 50 रुपये के आपको 10 नोट मिले तो कितनी अमाउंट होगी? 500 रुपये। 1500 रुपये ये हो गए, 500 रुपये ये हो गए, तो आपके टोटल कितने पैसे हो गए? 2000। और आपको निकलवाने भी कितने थे? 2000। तो ये वेरिफिकेशन होगी। ये तो है क्वेश्चन अगर आ जाए आपका क्या? सब्जेक्टिव के अंदर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप क्या करोगे? देखो एक 50 रुपये के नोट है और एक 100 रुपये के नोट है। टोटल नोट्स कितने हैं बताओ? 25 है।
टोटल नोट्स कितने हैं आपके 25। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल से ही सोल्व कर लेता हूँ। लेट कर लो आपके पास जो 50 रुपीज़ के नोट्स है ना वो कितने हैं, x है। तो बताओ 25 में से 50 रुपीज़ के नोट हटा दो तो बाकी कितने बच जाएंगे आपके, 100 के तो बच जाएंगे। भी टोटल 25 थे, उसमें से x निकाल दिए तो बाकी किसके बच गए, 100 के। अब आप मेरे को बता दो बस टोटल अमाउंट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दे रखी है 2000 रुपये। आप टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ नोट्स को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल अमाउंट निकल जाएगी 50 रुपये के नोट की। इसी तरह से इसको 100 रुपये के इतने नोट है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगी। और ये दोनों किसके इक्वल है, सम इनका 2000। अब आप बताओ, पहले 50 कॉमन ले लो, यहाँ से 50 कॉमन लोगे तो ये बच गया x, और ये क्या बचेगा आपका 2 × 25 माइनस x इक्वल टू 2000। इस 50 को नीचे ले जाना, ये 40 पे कट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस में 50 माइनस के 2x इक्वल टू 40। x में से 2x गए माइनस के x, तो माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, 40 माइनस के 50 यानी -10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। x आपको किसको माना था बताओ, 50 रुपये के नोट, यानी कि 50 रुपये के नोट आपको कितने मिले बताओ, 10। तो ये कितने होंगे फिर, 25 में से 10 माइनस कर दो तो ये 15। यानी कि आप क्वेश्चन को 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल में भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन कब, जब क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो फिर हम 2 वेरिएबल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने करवा दिया है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके मैं हर क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सोल्व कराऊंगा कि पेपर में सब्जेक्टिव के अंदर आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए तो उसी क्वेश्चन का हम जल्दी आंसर कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।